हर्ष, आप सहर्ष बताइए आज कौन सा आईपीओ है और किस पर आप चर्चा करने आए हैं? जी, तो सबसे पहले हम लोग 3 आईपीओ की बात करते हैं। आज लिस्टिंग होती हुई दिखी है यहाँ पर, तो निवेशकों के मन में सवाल है कि भाई लिस्टिंग जिनके पास अलॉटमेंट मिला है उनको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, आगे क्या अपसाइड स्थिति दिख रही है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इशू प्राइस था 71 रुपये, 91.10 पर ये लिस्ट होता दिखा है BSE के ऊपर। अगर आप अपसाइड देखें तो 28% का मुनाफा यहाँ पर निवेशकों ने कमाया, जिनका आईपीओ लगता हुआ दिखा है। यहाँ पर NSE के ऊपर देखें भाव तो 90 रुपये पर ये खुलता हुआ दिखा है और करीब करीब 26.76% की तेजी या फिर कहीं मुनाफा निवेशकों ने कमाया, जिनका लॉटमेंट आया है यहाँ पर। इसके अलावा ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के अलावा हम लोग अपने व्यूअर्स को बता दें, ये बेसिकली EPC कंपनी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एलन बैरी की बात करते हैं। एलन बैरी को लेकर भी तमाम तरह की खबरें, रिपोर्ट्स हम लोगों ने कवर करी। इशू प्राइस था 400 रुपये, शेयर जो है BSE पे लिस्ट होता दिखा 492 के आसपास। करीब करीब 23% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लिस्टिंग गेंस जो है वो 23% के देखने को मिले। NSE की बात करें यहाँ पे 486 के भाव पर ये खुलता दिखा, 21.5% के लिस्टिंग गेन होते हुए दिखे। और हम लोगों ने लगातार अपने व्यूअर्स को ये बताया था कि जो ग्रे मार्केट में स्थिति चल रही है और साथ ही यहाँ पर जो इसके बिजनेस मॉडल है, तमाम तरह की जानकारी साझा की थी। इसके बाद कल्पतरु की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कल्पतरु को लेकर तमाम एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने कहा था कि लिस्टिंग को लेकर हमारे प्लेटफॉर्म पर कि अभी फिलहाल के लिए इसको आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो वही स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिली। इशू प्राइस था 414 रुपये पर, लिस्ट भी 414 रुपये के आसपास होता हुआ दिखा है। हालांकि हल्का सा अपसाइड इसमें लिस्टिंग के बाद तेजी देखने को मिली है। तो ये तो हो गए 3 जहां पर जिनकी लिस्टिंग होती दिखी। अब कल एक आईपीओ खुलने जा रहा है, तो अगर आप सर बोलें तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं, या फिर पहले आप एक बार स्क्वायर डिस्कशन करना चाहे तो कर सकते हैं सर। तो पहले आस्था मैम की तरफ चलते हैं। बहुत सारा काम यार तुम दे देते हो एक बार में। पहले मैं मैम से यही पूछना चाहूंगा, मुझे ही याद नहीं रहेंगे 3 आईपीओ। मैम, ये 3 आईपीओ के बारे में हर्ष जी ने बताया। अगर बेट लगानी हो दर्शकों को तो आपको क्या लगता है, कौन सा आईपीओ लें, या आपको लगता है तीनों सही हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल दें, क्या आपको लगता है? गुड आफ्टरनून। देखिए, आप ही के प्लेटफॉर्म पे मैंने जब ये तीनों आईपीओ खुले थे तभी डिस्कशन हुआ था, और उसमें मैंने एलन बेरी के लिए भी बोला था कि अगर मार्केट की स्थिति ठीक रही तो ये एक लिस्टिंग गेन भी देखे जाएगा। तो हमारी वो जो राय थी लिस्टिंग गेन के लिए, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट ठीक होती हुई नजर आ रही है। बस ये था कि इतने बड़े लिस्टिंग गेन की हमने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इसमें मुझे जो मुख्य कारण लगता है वो ये कि इसका जो क्लोज कंपेटिटर है लिंडे इंडिया, उसकी अगर मैं वैल्यूएशन देखूं और उसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखूं तो वो काफी ज्यादा है। वैसे वो क्लोज कंपेटिटर नहीं हम मान सकते, क्योंकि लिंडे इंडिया का साइज एलन बेरी के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन फिर भी अगर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पे देखें तो एलन बेरी में वैल्यूएशन के लिहाज से कुछ छोड़ा गया था टेबल पे, और उसी वजह से हम ये प्रीमियम देख रहे हैं। करना क्या है, देखिए इतनी बढ़िया लिस्टिंग जब होती है तो थोड़ा सा नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। तुरंत नई खरीदारी के लिए अभी इसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी गिरावट आती है, कहां तक की गिरावट, मेरे हिसाब से 520 से लेके 510 के जोन में अगर ये मिलता है तो एक बढ़िया बाइंग होगी। उस सूरत में फिर टारगेट 585 तक रखा जा सकता है। तो आज के दिन जो लकी अलॉटीज हैं, जिनको की अलॉटमेंट आए हैं, वो बिल्कुल अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं 585 से 600 के लक्ष्य के लिए। अगर किसी को नई खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा रुक जाइए, इसे सेटल होने दीजिए। 510 520 के जोन में मिलता है तो वहां पे खरीदारी करने के मौके तलाशने चाहिए। आस्था मैम, एक सवाल आपके लिए आया हुआ है, अगर आप जवाब देना चाहें तो। लालदेव पंडित जी का आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि सुपर आयरन फाउंड्री आईपीओ जब अलॉटमेंट हुआ था तो मुझे 108 रुपये पे मिले थे, वो आज 34 रुपये पर आ गया है। तो इनको अलॉटमेंट तो मिला था, तो अब तो बहुत काफ़ी नुकसान है। तो आपको क्या लगता है कि ये निकल जाएं, या आपको लगता है कि नहीं वापस अच्छे दिन आएंगे? देखिए, ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये एक एसएमई आईपीओ की बात कर रहे हैं। और जहां तक हम लोगों का सवाल है, एसएमई आईपीओ को हम लोग ट्रैक नहीं करते क्योंकि रेगुलेटरी कुछ नॉर्म्स हैं। हम खुद भी मर्चेंट बैंकर हैं एसएमई स्पेस में, तो उस रेगुलेशंस की वजह से हम ट्रैक नहीं करते। तो मैं इस पे कुछ चर्चा नहीं कर पाऊंगी। मेन बोर्ड आईपीओ जरूर हम ट्रैक करते हैं, तो उस पर मैं जरूर अपनी राय व्यक्त कर सकती हूँ। ठीक है, तो लालदेव जी रुकिए, अभी इसका चार्ट रचित जी से दिलवाते हैं, लेकिन जब तक पहले हर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर्ष, कुछ और जानकारी भी आपके पास है? जी बिल्कुल सर, तो कल एक आईपीओ खुलने जा रहा है, क्रिजेक उसका नाम है। और आप देखिए एक एक
करके हम लोग इंपॉर्टेंट तारीख सबसे पहले आपको बताए थे कल, यानी कि वेडनेसडे को जुलाई 2 तारीख को खुलने जा रहा है। क्लोज कब हो रहा है? ये फ्राइडे को जुलाई 4 तारीख को होने जा रहा है। यहाँ पे अलॉटमेंट की बात करें, अगले हफ्ते सोमवार को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा यहाँ पर, और लिस्टिंग डेट जो है अभी टेंटेटिवली यहाँ पर जुलाई 9 तारीख तय करते हुए दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा प्राइस बैंड की स्थिति की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो प्राइस बैंड देखिए यहाँ पर 233 से लेकर 245 रुपए प्रति शेयर का भाव है यहाँ पर। एक लॉट में 61 शेयर्स होंगे यहाँ पर, और आप इशू साइज की बात करें तो करीब करीब 3.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर हैं यहाँ पर। 860 करोड़ का ये टोटल आईपीओ साइज है, और यहाँ पर ये बता दें पूरी तरीके से ओएफएस है, यानी कि प्रमोटर्स माल बेचकर निकलेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा इसके फंडामेंटल्स मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल्स इसको बताता हूँ कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं तो देखिए 2011 में स्टैब्लिश हुई थी कंपनी, B2B है इसका मॉडल। और यहाँ पर ये क्या करती है, जो टारगेट है एजेंट्स को लेकर और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको टारगेट करती है। ये अपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है यहाँ पर, चाहे वो यूके हो, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो या फिर अमेरिका हो, तो तमाम तरह के जो भी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं, तो वो इस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करती है। और अभी तक यहाँ पर आप देखें तो करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट की एप्लीकेशन ये यहाँ पर प्रोसीड कर चुके हैं। अब अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखें यहाँ पे 2023, 2024, 2025 के आंकड़े लेकर आए हम लोग। अगर आप एसेट्स की बात करें यहाँ पर तो देखिए 2023 में 304 करोड़ थी, वहाँ से बढ़कर करीब करीब 600 करोड़ हुई, और 2025 में आते आते ये आप देखिए कि करीब करीब 880 करोड़ पे पहुँचते देखिए। रेवेन्यू के मोर्चे पर 2023 में 517 करोड़ थी, 2024 में 763 करोड़ हुई, और 2025 में 885 करोड़ हुई है यहाँ पे। यानी कि अगर आप 2024 से 2025 के बीच का परसेंटेज निकालें तो 16% का रेवेन्यू का जंप के आसपास यहाँ पे दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मोर्चे पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है? 2023 में 112 करोड़ था, 2024 में 118 करोड़, और यहाँ पर 2025 में 152 करोड़, यानी कि 2024 से 25 में करीब करीब 23% का 22% के आसपास के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़त देखने को मिली है। एबिटा के मोर्चे पर यहाँ पर 107 करोड़ 2023 में, यहाँ से घटा एबिटा 2024 में 73 करोड़, लेकिन वहाँ से एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला 2025 में 212 करोड़ का, और बोरोइंग जो है वो बहुत ही कम है 0.08 करोड़। तो ये इसके हो गए फाइनेंशियल्स। चलिए, तो मैम अब ये सारी जानकारी तो सुन ली, अब आपकी मोहर लगनी बाकी है। खरीदें, कल खुलेगा तो उसके बाद दाव लगाएं या दूर रहें? देखिए, हमारी राय तो सब्सक्राइब करने की। अब मैं अगर कंपनी की बात करूं तो B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि एजेंट्स और ग्लोबल जो भी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं हायर एजुकेशन के, उसको एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। पसंद करने के पीछे की वजह सबसे पहले तो इनका नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस काफी बड़ा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो एजेंट नेटवर्क भी काफी ज्यादा बड़े हुए हैं। अब ये जो नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशन बड़ा है, इसमें देखा जाए तो अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी ग्लोबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है और रिनाउंड है, उनके साथ इनका देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, जैसे वो यूके में हो, कनाडा में हो, जैक रिपब्लिक में हो, आयरलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। तीसरी तरफ देखें तो ये जो टेक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं ये काफी स्केलेबल है। हम कभी भी देखते हैं तो मार्केट की साइज देखते हैं, और ये जो पूरी मार्केट की साइज है ये ट्रिलियन डॉलर्स में है। तो अब आप देखिए कितना बड़ा मार्केट है इसके अंदर, और जिसमें ये कंपनी अभी काम कर रही है। और जो ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर जो मार्केट की साइज है वो तकरीबन मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे ध्यान आता है, 6 ट्रिलियन के आसपास है। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 3.5% CAGR से ग्रो करेगी अब से लेके 2030 तक। तो मार्केट का साइज काफी बड़ा है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कंपनी काफी कैश रिच है, और देखा जाए तो बैलेंस शीट में इनके कैश भी अच्छा खासा है। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा IPO लगता है। सब्सक्राइब करने की राय हमारी तरफ से है, और इसमें लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों ही लिहाज से लगा सकते हैं। पर मैं वापस बोलती हूँ, लिस्टिंग गेन में एक यहाँ पे लिमिटेड लिस्टिंग गेन की अभी तो आप उम्मीद करिए, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही और मार्केट उस दिन बहुत अच्छे रहे तो बढ़िया लिस्टिंग गेन भी होते हुए नजर आएंगे। फिर भी हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों ही नजरिए से, अगर किसी को इस IPO में लगाना है तो। चलिए, तो आस्था मैम का नजरिया है कि लिस्टिंग गेन भी मिलेंगे और लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। गुंजन का एक सवाल और है आस्था मैम आपके लिए। HDB का अलॉटमेंट मिला था, कह रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट कर लें? देखिए, HDB का अलॉटमेंट हमने आपके ही चैनल पे राय दी थी कि इसमें जरूर लगाइए, और एक ये पोर्टफोलियो स्टॉक है तो बिल्कुल इसमें होल्ड करना है। अगर नजरिया शॉर्ट टर्म है तो भी मैं कहूंगी कि पार्शियली ही प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के नजरिए से ही IPOs में ज्यादातर लगाते हैं। तो उनको भी ये सलाह है कि लिस्टिंग गेन पे भी पूरा आपको अलॉटमेंट है उसमें प्रॉफिट बुक मत करिएगा।
आधा अलॉटमेंट अपने पास रखिए और पोर्टफोलियो में एक स्टॉक की तरह से रखिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से इस में अगर अलॉटमेंट हुए हैं तो पूरा प्रॉफिट बुक ना करें, लिस्टिंग गेन अच्छे खासे होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। चलिए, तो आस्था मैम का कहना है सर जी, गुंजन जी ये सोने का सिक्का है, रखे रहिए इसको, आगे बढ़ेगा, चमकेगा, आपको मुनाफे देगा। बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, आईपीओ हो तो ऐसा में जुड़ने के लिए।